हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य यादव आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा सेशन इंग्लिश ग्रामर पर आधारित होगा। तो बच्चों, किसी भी भाषा शिक्षण की बात करें तो ये मुख्यतः 2 अंगों पर निर्भर करता है। एक तो लिटरेचर यानी कि साहित्य और दूसरा ग्रामर मतलब व्याकरण। लिटरेचर की बात करें तो आप अपनी पुस्तकों में जिस तरीके से कविताएं, पोएम्स, कहानियाँ, निबंध इत्यादि पढ़ते हैं, तो वो सारा कुछ साहित्य के अंदर आता है। लेकिन किसी भी भाषा को समझने, बोलने के लिए जिन नियमों का प्रावधान किया गया है, उन सभी को हम व्याकरण के अंतर्गत समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब हिंदी भाषी हैं यहाँ पर और हम लोग हिंदी धारा प्रवाह बोलते हैं। एक बच्चा जैसे बड़ा होता है, वो किसी व्याकरण का अध्ययन नहीं करता, फिर भी वो हिंदी बोल लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर सारा कुछ हिंदी भाषी है। तो वो आसपास की चीज़ों को अनुभव करके अपनी हिंदी भाषा को संपन्न यानी कि हिंदी भाषा की समझ अपने अंदर विकसित कर लेता है और बिना व्याकरण का ज्ञान किए भी वो हिंदी बोल सकता है। लेकिन जहाँ तक बात करें अंग्रेजी भाषा की, ये एक विदेशी भाषा है, जो कि हमारी सराउंडिंग्स या फिर ये कहें कि जो हमारा वातावरण है, उसमें हम सामान्यतः इंग्लिश का उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करते जितना कि हिंदी का करते हैं। तो बच्चों, अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए हमें उसकी जो व्याकरण है, उसकी जो ग्रामर है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियोस के माध्यम से बच्चों मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप जो अपनी पुस्तकों में कहानियाँ पढ़ते हैं या एक नॉर्मल लाइफ में जो आप अंग्रेजी के वाक्यों को सुनते हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप उन सभी वाक्यों, उन सभी चीज़ों को अपने आप इन ग्रामर के नियमों के आधार पर समझ सकें। ग्रामर के साथ-साथ बच्चों प्रोनंसिएशन अर्थात शब्दों का उच्चारण होता है, वो भी बहुत आवश्यक अंग है किसी भी भाषा को बोलने का। तो हमें उस पर भी फ़ोकस करना होगा और हम लोग एक सही उच्चारण इन वीडियोज़ के माध्यम से शब्दों का सीखेंगे। उच्चारण की बात करें बच्चों, तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण कई तरीके से होता है, अर्थात इनके शब्दों का उच्चारण कई तरीके से होता है। और जिसका कारण जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये अंग्रेजी भाषा के अंदर जो वॉवेल्स की बात करें, बच्चों वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। जैसे कि आप हिंदी भाषा में देखते हैं, आ से लेकर आह तक हमारे पास स्वर होते हैं, उसके बाद का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। ठीक वैसे ही अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं, बाकी के सारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस एक तरीके से देखें तो वॉवेल्स की संख्या यहाँ बहुत कम है और मुझे लगता है यही कारण है कि अलग-अलग जगहों पर जो अंग्रेजी भाषा का एक्सेंट है, अर्थात जो एक लहज़ा है अंग्रेजी भाषा को बोलने का, वो अलग-अलग है। अमेरिकन अंग्रेजी अलग तरह से बोलते हैं, ब्रिटिश का बोलने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। हम इंडियंस एक अपने ही अंदाज़ में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के लोग, वो अपनी अंग्रेजी भाषा को एक अलग तरीके से बोलते हैं। खैर, एक हम प्रॉपर वे लेकर चलेंगे, जो कि हमें अंग्रेजी भाषा को समझने में मदद करेगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने ग्रामर के बारे में बताया आपको, ग्रामर क्या है? ग्रामर एक तरह का भाषा का नियम है, जिसके आधार पर हम भाषा को समझने और बोलने का प्रयास करते हैं। भाषा शुरुआत से ही विकसित होती रही है और इसको विकसित करने में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन जो है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, जिसमें कि हम सिर्फ वाक्यों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करेंगे और इसके बाद का जो हमारा सेशन होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और जो उसके बाद के हमारे सेशंस होंगे, वो टेंसेस पर आधारित होंगे, जिनकी मदद से हम आसानी से वाक्यों का अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज। और किसी भी भाषा को आप जानते हैं, वो वाक्यों कोई भी वक्तव्य हम देते हैं तो वो वाक्यों से मिलकर बना होता है। वाक्य आप जानते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात करें, तो वाक्य की रचना की बात करें अगर हम, तो हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में ही भाषाओं में वाक्य की रचना अलग-अलग तरीके से होती है। जो शब्दों का क्रम होता है, वो थोड़ा-सा अलग तरीके का होता है। जैसे सीधी-सी बात करें, अगर हम अपने हिंदी भाषा की एक वाक्य की बात करें, झंकार खाना खा रहा है। आप बहुत आसानी से इसका मतलब समझ गए। लेकिन
जब इसी चीज़ को हमें अंग्रेजी भाषा में कहना होगा, तो शब्द शब्दों के अर्थ जो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, वो तो वही रहेंगे, लेकिन उनको जो रिप्रेज़ेंट करने का एक ऑर्डर यानी कि क्रम है, वो हमारे हिंदी भाषा से अलग होगा। जैसे ईटिंग की बात करें, यहाँ पर ईटिंग को यहाँ पर बीच में जगह दी गई है, लेकिन जो ईटिंग खाने की बात की जा रही थी, खाने की क्रिया की बात की जा रही थी, अपनी हिंदी भाषा में उसे बाद में रखा जाता है। फूड यानी कि भोजन, भोजन की बात करें तो भोजन हम अपने हिंदी वाक्य में हमने यहाँ पर बीच में रखा, लेकिन अपने अंग्रेजी भाषा में भोजन की जो मीनिंग है उसे हम अंत में रख रहे हैं। तो एक तरीका का ये पैटर्न अलग है। इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मोटा-मोटा, और उसके बाद हम डिटेल में इन सभी अंगों के बारे में, अर्थात जो इसके कंपोनेंट्स जो अवयव होते हैं एक वाक्य के, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, झंकार यहाँ किसी का नाम है, तो वो व्यक्ति, वस्तु, जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस वाक्य में कार्य को करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। तो कर्ता सबसे पहले हम हिंदी भाषा में भी पहले लाते हैं किसी भी वाक्य में, और अंग्रेजी भाषा में भी कर्ता को हम पहले ही लेकर के आते हैं। फिर बात आती है जो काम किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो हिंदी भाषा में ऑब्जेक्ट को बीच में रखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऑब्जेक्ट को हम बीच में नहीं रखते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों, जो क्रिया होती है, जो काम होता है, जो काम किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया जो होती है हमारे हिंदी वाक्यों में सबसे अंत में रखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उस क्रिया को हम बीच में रखते हैं। ईटिंग यहाँ पर क्रिया है, खाना खाना हिंदी भाषा में क्रिया है। तो देखिए, खा रहा है हमने यहाँ पर अंत में रखा, लेकिन अंग्रेजी भाषा में हमने उस क्रिया को यहाँ मध्य में रखा हुआ है। तो बच्चों, अंग्रेजी भाषा में जो सेंटेंस का पैटर्न है वो क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग क्या रखेंगे? वर्ब। अब वर्ब में भी तमाम चीज़ें आएंगी बाद में, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, सहायक क्रियाएं आएंगी, उन सब चीज़ों का हम विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इस चीज़ को समझ रहे हैं। और वर्ब के जस्ट बाद हम यहाँ पर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, प्रपोजिशंस, कंजंक्शन इत्यादि। उन सब का विस्तृत अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया बच्चों। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म को आप समझना चाहें किसी वाक्य में, तो इन प्रश्नों से उनका जो शब्द है उनकी पहचान की जा सकती है। जैसे कि अगर हमें प्रश्न में सब्जेक्ट का पता लगाना है, तो हम सीधे से ये प्रश्न कर दें कि जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है या वो काम किसने किया। जैसे कि खाना कौन खा रहा है, तो खाना झंकार खा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि झंकार यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बात करेंगे वर्ब। वर्ब का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो क्या कर रहा है। हम सीधे से प्रश्न करेंगे उस वाक्य से कि कर्ता क्या कर रहा है, तो कर्ता खाना खा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि खाना खाना एक तरह का वर्ब है या कि क्रिया, यानी कि क्रिया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर कर्म की बात करें, तो कर्म का मतलब है कि अगर हम इस प्रश्न में, इस वाक्य में ये प्रश्न कर दें कि कर्ता क्या कर रहा है, तो कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता खाना खा रहा है। तो खाना क्या हो गया? फूड। फूड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई सेंटेंस के पैटर्न की। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मुख्यतः दो पार्ट्स माने गए हैं, एक होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। तो जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। और इस सब्जेक्ट के अलावा जो भी काम किया जाता है, वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है, वाक्य के उस भाग को हम कहते हैं प्रेडिकेट यानी कि विधेय। उसी प्रश्न का जो वाक्य हमने लिया था, झंकार खाना खाता है या झंकार खाना खा रहा है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या था? झंकार इज ईटिंग द फूड। तो झंकार यहाँ पर ऑब्वियसली क्या था? कर्ता था। हमारा जो झंकार था यहाँ पर वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा
जो भी पार्ट्स हमें दे रखे हुए थे उन सबको हम कहेंगे प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, अर्थात वाक्यों के कितने प्रकार हो सकते हैं। वाक्यों की रचना, उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति के आधार पर हम उन्हें कुछ वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसका वर्गीकरण जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ अभी, और मुख्यतः 5 वर्गीकरण हैं यहाँ पर, और हर एक प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। तो बच्चों साधारण तरीके से जब कभी भी किसी सेंटेंस की बात करें, हम कोई भी सेंटेंस बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, कोई भी स्पेशल इफेक्ट उसमें नहीं डाला गया है, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं। बच्चों आगे अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो इन्हें भी हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिन्हें हम नकारात्मक का मतलब हो गया वहाँ कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग होगा, ना या नकारात्मक भाव का प्रयोग होगा, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और सकारात्मक वाक्य तो आप समझते हैं कि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल सामान्य शब्दों में कोई वाक्य दिया होगा हमारे सामने। झंकार एक होशियार लड़का है। झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर एक सिरे से किसी भी नहीं या किसी भी प्रश्नवाचक जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करा गया, सिंपल सा एक सेंटेंस हमारे सामने रख दिया गया, तो इसे हम कह देंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। ठीक ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए नहीं, नॉट, नहीं को अंग्रेजी में कहते हैं नॉट। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट था हमारा, पहला जो एक तरह का टाइप था वो था असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा पार्ट आता है, इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं किसी प्रश्न जैसी कोई संभावना होगी, मतलब कुछ प्रश्न पूछा जाएगा हमारे वाक्यों में। तो बच्चों प्रश्न पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सीधा सा हम प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम ये काम कर रहे हो कि नहीं? क्या वह खाना खा रहा है या नहीं? क्या वह अपने घर गया कि नहीं? क्या का मतलब सीधे हम क्या शब्द का प्रयोग शुरुआत में कर दें तो प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। लेकिन कभी-कभी प्रश्नवाचक शब्द ऐसा भी बन सकता है, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे भी बन सकते हैं कि तुम्हारा नाम, या फिर ऐसे कह लें, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? या तुम्हें तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? या तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें कौन-सा खेल बहुत पसंद है? तो 2 तरह से हम प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में हम क्या से शुरू होने वाले प्रश्नों को हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रियाओं से शुरू करते हैं। इज़, विल, डू, डज़, इज़, एम, आर, ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोग आगे चल के अभी आने वाले दिनों में इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और दूसरा तो ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से हम प्रश्न वाचक वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो अभी आप इसे एक जनरल वे में समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे प्रश्नवाचक शब्द को कंटेन करने वाले, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द उसमें कहीं ना कहीं होगा। फिर बच्चों तीसरा नंबर आता है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक नाम से स्पष्ट है बच्चों, कहीं ना कहीं कोई आज्ञा देने जैसा बोध होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ आइए, दरवाज़ा बंद कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, धूम्रपान मत कीजिए, अर्थात सिगरेट या बीड़ी वगैरह मत पिए। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कम हियर। कम हियर का मतलब आ जाइए। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। धूम्रपान मत कीजिए,
डू नॉट स्मोक या डोंट स्मोक। ये सारी चीज़ें बच्चों अभी आपको अच्छे से शायद समझ में ना आ रही हों, लेकिन जब एक बार हम लोग टेंसेस और कुछ और व्याकरण के नियमों का अध्ययन कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि सेंटेंसेस को हम कैसे समझते हैं, सेंटेंसेस का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो ये बात हो गई इम्परेटिव सेंटेंसेस की। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि कामना सूचक वाक्य। किसी तरह की हम यहाँ पर कामना कर सकते हैं, आपकी यात्रा सुखद हो, विश विश यू हैप्पी जर्नी। विश ज़्यादातर विश मे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं आगे कामना सूचक वाक्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि हम दर्शाते हैं यहाँ पर। कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी। विश यू हैप्पी जर्नी। आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आपका हालांकि कुछ गलत लग रहा है ये वाक्य, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उसका भाग्योदय हो अगर होता तो हम कहते हैं विश हिम बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। इस तरीके से विस्मयादिबोधक चिन्ह एक होता है, जैसे कि हम पूर्ण विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम के जस्ट नीचे उसके हम एक डॉट लगा देंगे तो ये विस्मयादिबोधक शब्द बन जाएगा, सॉरी विस्मयादिबोधक चिन्ह बन जाएगा। तो जनरली हम लोग ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। अगला पार्ट बच्चों है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कि विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें कहीं ना कहीं एक विस्मय का बोध होता है, कुछ अकस्मात विचारों या फिर मानसिक भावनाओं का प्राकट्य यहाँ पर होता है, जैसे कि वाह, ओह, अरे। इस तरह के जो त्वरित जो सडन शब्द होते हैं, उनका प्रयोग कहीं ना कहीं इस तरह के वाक्यों में हम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। वाह वाह, तो देखिए एक तरह का ये एक विस्मय में एक बहुत ही अर्जेंट तरीके से एक शब्द का प्रयोग करा गया है यहाँ पर। तो वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। हुर्रा, हुर्रा अंग्रेजी भाषा में जब किसी खुशी को प्रकट करना होता है तो हुर्रा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हुर्रा, आवर टीम हैज वॉन द मैच। ओह, अनिल यहाँ है। ओह को जनरली एक तरह का विस्मय सूचक शब्द है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एलास का प्रयोग करते हैं जब किसी दुख को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। उफ, ओडिशा में कई लोग मर गए। मैनी पीपल, एलास, मैनी पीपल डाइड इन ओडिशा। कई बार बच्चों व्हाट या हाउ जैसे शब्दों का प्रयोग करके भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे व्हाट अ गेम, कितना अच्छा खेल चल रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ भी दे रखे हुए हैं। झंकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट अ गुड बॉय झंकार इज। वे कितना धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। तो बच्चों इस तरीके से भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज मैंने आपको वाक्यों के संबंध में कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि एक तरीके का परिचय दिया है। आने वाले दिनों में बच्चों मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस का विस्तृत ज्ञान कराऊंगा, जो आपको अंग्रेजी भाषा को समझने और बोलने में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।